Welcome everyone for today's session number 2, Accessing the Truth Beyond 4 Defects. ये नया नाम है, इसके पहले जो सेशन का नाम होता था वो था Getting the Eyes to See God. So the principles सेम ही रहने वाले हैं उसमें, but ये थोड़ा टाइटल का चीज है, but the concepts are the same, right? So अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने. जिससे कि ओके, तो किस किस को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, फुल स्क्रीन और ऑडिबल है? काइंडली गिव मी ए थम्स अप. गिव मी ए थम्स अप. ओके, सब लोग को मेरा आवाज आ रहा है और मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है, राइट? ओके, कुछ 2-3 सिंसियर लोग जो कि स्क्रीन पर हैं, उनको मैं उनका फोटो मैं मेरे सामने खोल के रखता हूँ मेरे स्पीकर्स व्यू में, जिससे मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि रेसिप्रोकेशन, अच्छा कोई सुन रहा है उस साइड. नहीं तो एक बार ऑडियंस का व्यू चला जाता है तो समझ में नहीं आता कि कोई है भी कि नहीं, मैं हवा में से बातें कर रहा हूँ ऐसा लगता है. सो बी लाइवली, बी इंटरैक्टिव as far as possible. Let us head into our topic. स्पीकर का इंट्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है. फोकस डायोड. द मेन पॉइंट्स, ये सेशन में हम कुछ मेन पॉइंट्स देखने वाले हैं. होप आप सब लोगों के पास आपका नोट पैड और पेन रेडी है टू मेक ए नोट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. और कीप योर क्वेश्चंस रेडी. आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है ना, उसको हम सेशन के एंड में लेंगे. सो कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको दबाना मत, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है वो चीज. कभी भी मन में डाउट नहीं रखना चाहिए, है ना. एंड जो लोग वीडियो पे नहीं है, जस्ट रिक्वेस्ट है कि आप सुनते रहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा ऐसा नहीं है कि आप लोग फेवरेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. आप सुनते रहिए एंड एंड ऑफ द क्लास यू बी इंटरैक्टिव. दैट्स इट. सो ये जो टॉपिक्स है यहाँ पे हम देखने वाले हैं, 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी. बाय द वे, उसके पहले, जिससे मेरे स्टार्ट होने से पहले, लास्ट क्लास में सेशन नंबर 1 में से कोई भी यहाँ पर कुछ एक 2 पॉइंट शेयर करेगा तो बहुत अच्छा. शेयर एनी पॉइंट्स लास्ट में से, जो भी छोटा छोटा कुछ भी आपको याद है. ओके, आई सी रितिका's hand. Please speak up. Yes sir. आवाज नहीं आ रहा है. हेलो. हेडफोन निकाल के बात. आई थिंक हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम. ईयरफोन निकाल के. ओके, तब तक तुषार आप बोल सकते हो. यस सर. सर हमने सीखा था लास्ट ईयर, देयर इज अ आर्टिस्ट बिहाइंड एवरी आर्ट. Organization implies there has to be a presence of organizer. Creation implies there has to be creator. Design implies there has to be a designer. Every energy has an energetic. Law implies a lawmaker. सर हमने एक लॉ का चार्ट देखा था, जैसे कि जो एक गवर्नमेंट है उसके लॉ की व्यवस्था कैसे रहती है, और ये जो हमारा यूनिवर्स है उसमें लॉ का व्यवस्था कैसा रहता है. ये सब करके हमने सर $2 ट्रिलियन क्वेश्चन किया था. थैंक यू सर. Amazing, super. Almost a brief summary. Yes, Ritika, speak up. मेरा आवाज, मैंने वॉल्यूम कम किया था.
अभी बोल सकते हो। Who is speaking? Okay, Riya can speak. सर आपने कुछ स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बताए थे, 5 पॉइंट्स। फर्स्ट इज योर ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज एक्टिविटी टाइम, फोर्थ इज अवर प्राइम ड्यूटी, एंड फिफ्थ इज $2 million क्वेश्चन। तो मतलब ये तो एक स्लाइड में था, आपको स्ट्राइक क्या किया? मेरा प्रश्न ये है कि आपको जो चीज एकदम ऐसा हिट करी नो, वो वाले पॉइंट शेयर करना है, मतलब सिर्फ नोट्स में से नहीं, जैसे ऐसी चीज जो कि पहले कभी नहीं सुनी थी और एकदम अंदर बल्ब जला, ऐसा कुछ। सर प्राइम ड्यूटी के जो पॉइंट्स थे ना वो। हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, टाइम ड्यूटी बहुत लोगों को सही लगता, करेक्ट। यस, यस। हु इज नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? ओनली फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में से नेक्स्ट कौन है? एक छोटा पॉइंट भी, एनीवन, प्लीज पार्टिसिपेट। आप लोग को अच्छा लगेगा, जो भी बोलेगा ना, जो भी पार्टिसिपेट करेगा, उसको अच्छा लगता है। ही फील दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई एम अ पार्ट ऑफ द क्लास। मेरा बोलने का वेट नहीं करना चाहिए। आप लोग को आगे बहुत कुछ अभी फेस करना है, ग्रुप डिस्कशन, आपका ये इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू होगा, तब आप चुप नहीं रह सकते। सो व्हाई नॉट प्रैक्टिस? ये कितना अच्छा चांस है आपका प्रैक्टिस का। वर्चुअल मीटिंग में बोलने में मुश्किल होता है, तो फिर जब असली लोग रहेंगे आसपास, जब और भी फैक्टर्स कंसीडर होंगे, तब और भी मुश्किल होगा। सो यस, एनीवन एनीवन? एनीवन, कोई भी बोल सकता है। साइंटिस्ट भी गॉड में बिलीव करते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट का कोटेशन आया था कि इफ यू ट्रूली बिलीव इन साइंस देन यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड, ऐसा कुछ कोटेशन आया था सर स्क्रीन में। करेक्ट करेक्ट, लॉर्ड केल्विन का कोटेशन था। हाँ। किस किस को याद है? एटलीस्ट बाकी लोग जब बोल रहे तो वो तो याद रहना चाहिए। यस, समिधा, प्लीज स्पीक अप। Sir, we were discussing the existence of the God, and that if there is a whole world which is made, and if there is a creation, there should always be a creator. And you gave the example of the chef of biryani, Thank you for that. and we were giving instances that there is a person or there is energy which has created this whole universe. Clap for Samida. Thank you very much for sharing such very good points. This is what I call as sharing. You know, some digested knowledge. Sharing matlab digested knowledge, not copy paste. Thank you. Thank you so much Hope for everyone participates like that in the class. And yes. So yes, we talked about many things. We talked about A, B, C, D, E, F. You know, basically हमने बहुत सारी artistry defines a artist. Creation implies a creator. Designer implies any design implies a designer. Organization implies an organization. इस सब के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हमने, हनी बी का, यू नो, बीवर्स का, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एज जैसा बिरयानी वाला तो याद है। सो यस, आज का सेशन में हम और डीप जाने वाले हैं और गोता लगाने वाले हैं, तो कृपया आपका मेंटल मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, राइट? द फर्स्ट वन, आज का टॉपिक है 6 blind men and 1 wise man story is the number 1 thing that we are going to talk about. क्या है ये 6 blind men, 6 अंधे लोग और एलिफेंट का स्टोरी? ओके, ठीक है, पता करते हैं व्हाट इज इट। यहाँ पर फोटो में क्या दिख रहा है? एक एलिफेंट है, और एलिफेंट को 6 अंधे लोग अलग अलग पार्ट्स में पकड़ के रखे। सब लोग, 6 अंधे लोगों ने एक हाथी को अलग अलग पार्ट्स को पकड़ के रखा है, और वो मन में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये हाथी नाम का जो प्राणी है ये कैसा दिखता है, ये होता कौन है। उनने बस कहीं से किसी
किसी बंदे ने उनको ऐसा बता दिया कि यहाँ पे खड़ा है, और तुम जाके, सबने अलग अलग हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़ के वो सोच रहे हैं कि अच्छा हाथी कैसा हो सकता है। सो अभी अभी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, स्पेशली जो यहाँ पे साइंटिफिक माइंडेड लोग हैं। ये सिंपल एग्जांपल के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करता है, राइट। जिस अंधे ने हाथी के टस्क को पकड़ा हुआ है, शार्प टीथ को पकड़ा हुआ है, वो मन में क्या सोच रहा है, हाथी नाम का प्राणी एक सांप जैसा है। क्यों? क्योंकि उसने उसको ऐसा हाथी के टस्क को पकड़ा हुआ है, टस्क ऐसे स्मूथ रहते हैं ना उसके हाथी के दांत, एंड उसको उसको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अच्छा जो भी हाथी जैसा है वो एक सांप जैसा चिकना अ, उसका है। एक सेकंड, आई थिंक ये ट्रंक वाले के लिए, सॉरी, जो सबसे नीचे है ना, जिसने हाथी की ट्रंक को पकड़ा है, सूंड वाला, वो सोच रहा है कि ये जो हाथी है ये एलिफेंट नाम का क्रीचर सांप जैसा है दोस्तों। दूसरा बंदा जो ऊपर है यहाँ पर, जो साइड में यहाँ पर, ये जिसने हाथी की टेल को पकड़ा हुआ है, ये सोच रहा है, मन में इमेजिन कर रहा है हाथी हाथी, अच्छा हाथी मतलब रोप के जैसा, एक रस्सी के जैसा होता है हाथी। क्यों? क्योंकि उसने हाथी की टेल को पकड़ा हुआ है, जस्ट वन पार्ट ऑफ द एलिफेंट। जो उसके ऊपर बैठा है उसने हाथी के कान को पकड़ के वो फील कर रहा है, तो वो क्या लग रहा है उसको कि हाथी एक एक्स की तरह है या फिर एक कुल्हाड़ी के जैसा है। हाँ, हाथी मतलब हाँ, इसको अंधे है ना, देख तो सकते नहीं है, याद रखो, 6 के 6 अंधे लोग ब्लाइंड मैन है। तो अलग अलग पार्ट्स को पकड़ के अपने दिमाग में हिसाब लगा रहे हैं कि हाथी कौन। जिसने हाथी के ऐसा पेट को पकड़ा हुआ है वो सोच रहा है ये हाथी जो भी प्राणी है बहुत बड़ा एक दीवार के जैसा है, वॉल के जैसा है। और फिर नो जिसने उसका टस्क को पकड़ा है वो सोच रहा है कि तीर के जैसा है, हाथी मतलब एक एरो जैसा है, शार्प। whoever is this creature called as elephant, as he's as appears to be as sharp as an arrow। और फाइनली जिसने हाथी के पैरों को पकड़ा हुआ है, वो उसको क्या फीलिंग आ रहा है, हाँ ये नो ऐसा पेड़ के जैसा लग रहा है मुझे, पेड़ का स्टेम जैसा लग रहा है, सी फील्स लाइक द स्टेम ऑफ द नो एलिफेंट, आई मीन एलिफेंट जो भी है पेड़ के जैसा है। क्वेश्चन टू यू, 6 अंधों में से कौन सही है? No one. कोई नहीं। 6 अंधों में से कौन सही है? सर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई सही नहीं। बट जिसने उसके से एग्जाम्पल पैर को पकड़ा है, तो वो सोच रहा है कि ट्री के जैसा है। जिसने उसको ये, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि सही कौन है। कहने का मतलब ये मतलब इतना सिंपल एग्जाम्पल है कि हम कभी कभी इसको समझ नहीं सकते पूरा। ये बहुत डीप एग्जाम्पल है, इसमें ये अकेले एग्जाम्पल के ऊपर 3 दिन का क्लास हो सकता है, सीरियसली बता रहा हूँ। सो बट हम 3 दिन का क्लास नहीं करेंगे, मैं सबको मेन पॉइंट यहाँ पे बता दूं। मेन पॉइंट क्या है, 6 में से एक भी बंदा सही नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ हाथी का एक पार्ट को पकड़ा है, एक एस्पेक्ट को पकड़ा है, बट द रियलिटी इज द कंप्लीट पिक्चर। और रियलिटी कौन देख सकता है? जो कि अंधा नहीं है, जिसका आईज इज वर्किंग। सो ओनली एन person with healthy and working eyes can actually understand and feel and see what an elephant is and how it looks like। नो, एक जो व्यक्ति अंधा नहीं है वही समझ सकता है कि हाथी कैसा एक्चुअली में है। इसी तरह से ये था एग्जाम्पल। अभी कोई भी आप उदाहरण देते हो तो उदाहरण का एक ये रहता है, रियल लाइफ से कनेक्शन रहता है। तो इसका रियल लाइफ से कनेक्शन क्या है? इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, वैज्ञानिक की दुनिया में, स्पेशली अगर आप बात करें, या फिर इवन एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सच्चाई का एक भाग को पकड़ते हैं, सिर्फ हम पूरी सच्चाई नहीं देख पाते। हम रियलिटी और ट्रुथ का सिर्फ एक पार्ट को पकड़ते हैं और हम सोचते हैं कि वो पूरा रियलिटी है।
और ये सेशन में आगे ऐसे धांसू एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, ऐसे जबरदस्त एग्जाम्पल्स आने वाले हैं जिसमें आपका एकदम माइंड ब्लोन हो जाएगा। सो ये डिटेल में आएगा बहुत कि किस तरह से होता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देता हूँ आपको आगे जाके। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये सबसे कोर टॉपिक है ये चैप्टर का, 3 ways of getting knowledge। 3 ways of getting knowledge। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड शब्द प्रमाण। बहुत डीप में जानने वाले इसके लिए हम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का ट्राई कीजिए। आई थिंक हमने 5:30 5:37 10 मिनट्स हुआ होगा ना हमको अभी। 5:40 को स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट, राइट? यस। हाँ, सो वी विल गो टिल 6:40 और मैक्सिमम 7, दैट्स इट। ठीक है, दीज आर द 3 ways ऑफ गेनिंग नॉलेज। इस जगत में ज्ञान प्राप्त करने के ये 3 तरीके हैं। ये 3 तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के। ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है। दिस इज अ ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन पॉसिबल, कैटेगराइजेशन पॉसिबल फॉर वेज ऑफ गेटिंग नॉलेज। अभी अब ऐसा नहीं आना चाहिए मन में कि यार ये मैंने कोई फॉरेन ऑथर की बुक में तो पढ़ा नहीं है, ये जब तक कोई विदेश का प्रोफेसर इसको जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक मैं क्यों मानूं। नो, है ना, हमें पता होना चाहिए और हमें गर्व, हमें प्राइड होना चाहिए कि दिस इज अवर ओरिजिनल वैदिक नॉलेज, जो कि जिसके ऊपर बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स पीएचडी करते हैं। आगे कभी हम बात करेंगे उसके बारे में, बट अभी 3 ways ऑफ गेनिंग नॉलेज, राइट? सो 3 तरीके हैं। नंबर 1 इज प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मीनिंग किसको पता है? प्रत्यक्ष मतलब जो हमको अपने होता हुआ दिख रहा हो, जिसके हम खुद साक्षी हो। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, जिसके हम खुद साक्षी हैं। अक्ष मतलब होता है आईज। प्रत्यक्ष मतलब जो कि कोई भी चीज हम डायरेक्टली देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, डायरेक्ट परसेप्शन। जो दिखता है वही हमें समझ में आता है। ओके, जो हम देख पा रहे हैं, जो कि फील कर पा रहे हैं, जो कि टच कर पा रहे हैं, ये पहला तरीका है ज्ञान को प्राप्त करने का। तो अभी हम 3 तरीके देख रहे हैं और हम पता करेंगे कि तीनों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है टू एक्वायर नॉलेज, एंड उसके लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे। ये सीरियसली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड आपका फुल्ली इधर फोकस रखिए, नोटिफिकेशन ऑफ है सारे। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल है ट्रेन का, रेल्स, ट्रेन की पटरी। नो appears to be meeting, आप बीच में खड़े होकर आप सामने देखते हो तो क्या लगता है कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पर, जिस भी पॉइंट पर आप खड़े हो वहां पे it appears the rails of the 2 tracks of the rails appear to be meeting at converging at a certain point ahead at an infinite distance। मीटिंग होता दिखता नहीं एग्जैक्टली, बट ऐसा फीलिंग आता है कि आगे जाके मीटिंग होगा, आगे जाके दोनों पटरियां एक मिल जाएंगी। बट क्या ऐसा असली में होता है? नहीं, क्योंकि रेल की पटरियां अगर मिल गई तो हम अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाएंगे। सो ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बट हमारी आंखें हमें दिखाती हैं, हमारी आंखें हमें वैसा दिखाती हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कीप नोटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, रिफ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, जिसको पता है कृपया बता सकता है। रिफ्रैक्शन, पानी में अगर आप एक स्टिक डालते हो या फिर पेंसिल डालते हो तो वो टूटी हुई दिखती है, बट एक्चुअली तो टूटी हुई नहीं है। और फिर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना 10th 11th में कि इट इज बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड जब लाइट मूव्स फ्रॉम व्हाट इज, क्या बोलते हो, लेस डेंसर मीडियम टू ए हायर डेंसर मीडियम, मतलब एयर से वाटर में जब लाइट एंटर करता है तो टू इंक्रीज द स्पीड and to reach it faster it bends and उसमें हम डिटेल्स पढ़ते हैं फिजिक्स में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ऑल दैट। बट क्या असली में वैसा हो रहा है? असली में पेंसिल टूट गई क्या पानी के ग्लास में रखी तो? नहीं, हमारी आईज हमको दिखा रही है वैसा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं।
राइट? सब लोग मेरे साथ यहाँ तक? एग्जाम्पल नंबर 3, मिरेज। मिरेज, ये मुझे लगता है एटलीस्ट कभी ना कभी तो आपने देखा होगा, एटलीस्ट गर्मी के टाइम में, जब आप समर में कभी आप 4 व्हीलर से, कार से कहीं आप जा रहे हो दोपहर के टाइम में, और रोड अचानक से थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे होता है, तो एक फीलिंग आता है ना, वाटर है वहां पे, अरे यहाँ गीला किसने किसने कर दिया ना, बहुत सारा पानी दिखता है, बट जैसे ही वो रोड आई मीन वो पॉइंट के आप पास आते हो, गायब हो जाता है सब, है ना? तो ये तो एक नॉर्मल रोड का एग्जाम्पल है। ज्यादा बड़े फॉर्म में मिराज दिखता है डेजर्ट में। डेजर्ट में लोगों को हेलुसिनेशन भी होते हैं, और उसके बाद वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा रहती है जिसके कारण रिफ्लेक्शन, और पूरा उसमें हम रे डायग्राम पढ़ते हैं हमारे फिजिक्स में, डिटेल में रे डायग्राम बना के वो बताते हैं कि मिराज कैसे फॉर्म होता है। एंड बड़ा वाटर सोर्स दिखता है, एंड बंदा भागता है भागता है भागता है, जैसे ही पहुंचता है वो गायब हो जाता है। सो आंखें हमको दिखा रही हैं, बट असली में तो है ही नहीं, असली में तो है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शंस। अगर आप ऐसा कभी थीम पार्क, फन फन फेयर में कभी गए हो, वहां पर ऐसे उटपटांग कॉन्वेक्स कॉनकेव बड़े बड़े ऐसे अलग अलग शेप के ये रहते हैं ग्लासेस, और उसमें हमारा पूरा डिस्टॉर्टेड ऊपर नीचे फॉर्म दिखता है, बट एक्चुअली में वैसा तो हो नहीं रहा है, वो हमको दिखा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक प्रश्न उठाया जा रहा है, इज सीइंग बिलीविंग? क्या कोई भी चीज को देखना उसको मानने के बराबर है? क्या जो चीज हमें दिखती है वो एक्चुअली होती है? प्रश्न उठा रहे हैं, क्या जो चीज हमें दिखती है वो एक्चुअली होती है? इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं। आप सूर्य को देखते हो, सूर्य यहाँ से देखने पर एक छोटा गोला दिखता है, बट एक्चुअली छोटा गोला नहीं है, बहुत बड़ा है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जो कि आंखें हमको कुछ दिखाती है बट असली में कुछ और होता है। मतलब ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद हमें समझता है कि डायरेक्ट परसेप्शन, माने कि प्रत्यक्ष प्रमाण, माने कि जो देखा वो माना, शायद ये नॉलेज लेने का सबसे अच्छा तरीका लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि इतना सारा गड़बड़िया दिखा रहा है, दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, पानी दिख रहा है, वह भाग के पहुंच रहे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो शायद ये अच्छा तरीका नहीं हो सकता नॉलेज गेन करने का, क्योंकि जैसा है वैसा दिखाया तो मान भी सकते हैं। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण में सेकंड सब पॉइंट आता है कि हम कंप्लीट नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते हमारी इंद्रियों से। कंप्लीट वहां पर कैप्स लॉक में लिखा है, मतलब आप थोड़ा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, यस नो डाउट। कोई बोले कि यार 99% चीज तो हम देख के ही समझते हैं, यस एग्रीड, नो, आप नो आप देखकर समझते हो, बट कंप्लीट नहीं समझ सकते, पूरी तरह से नहीं समझ सकते, आप एक पार्ट समझ सकते हो उसका, नो, बाय प्रत्यक्ष प्रमाण। और एग्जाम्पल आने वाले हैं, ये चैप्टर एग्जाम्पल से भरा हुआ है, बट क्यों नहीं समझ सकते, यू नो, क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम सारा कंप्लीट नॉलेज, सारे जो 5 सेंसेस है, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच, स्किन, सेंस ऑफ हियरिंग, टेस्ट, बाय द टंग, स्मेल, ये 5 सेंसेस से, प्राइमरी सेंसेस से हम कंप्लीट नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते। क्यों? रीजन इज because we have 4 defects. We have 4 defects. अभी वो कौन से defects? Information in theories in science are changed, updated and modified due to humans possessing 4 defects. मतलब बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, साइंटिफिक थ्योरीज, सो कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरीज, आप में से जो आई थिंक नाइन्थ से शुरू होता है, 9th या 10th से शुरू होता है फिजिक्स में, बहुत सारे एग्जांपल है इसमें अच्छे अच्छे, जैसे एटम का स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा सा ये चैप्टर में बहुत साइंस है एक्चुअली, सो पहले से ही बता रहा हूँ, ये चैप्टर पूरा साइंस वाला चैप्टर है। इसमें हार्डकोर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, फिजिक्स, बायोलॉजी स्पेशली, और जो चार्ल्स डार्विन का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है वो इसमें है। So that's why I'm telling you, थोड़ा सा important। तो थ्योरीज चेंज होती रहती है ना। उसका एग्जांपल क्या आता है कि एटम का स्ट्रक्चर, मैं आपको जो ब्रीफ में बताऊंगा, जिसने पढ़ाई वगैरह, जिसने याद रहेगा, जो आपने पढ़ा है 9th 10th 11th में, उसके बारे में आपको समझेगा। पहले एक बंदा था जिसका नाम है जे थॉमसन,
तो जे थॉमसन आगे बोलता है कि एटम का स्ट्रक्चर इज लाइक ए प्लम पुडिंग मॉडल। जिनको भी याद आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है पता नहीं। सो पहला पहला जो मॉडल आया था उसने बोला कि एटम जो है प्लम पुडिंग मॉडल के जैसा होता है। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब एक ऐसा वाटरमेलन या फिर एक प्लम के अंदर ऐसा सीड्स जमा हुआ है। सो मतलब न्यूक्लियस है और उसमें सब जगह सीड्स के जैसे स्प्रेड किए हुए हैं। सो ये एक थ्योरी आई सबसे पहले कि एटम ऐसा हो सकता है। फिर वो जे थॉमसन की थ्योरी रिजेक्ट हो गई, डिस्कार्ड हो गई। क्यों? उसके ऊपर दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद उसको पता चला कि भाई ऐसा नहीं होता है। एक एटम ऐसा सीड्स के जैसा प्लम पुडिंग जैसा नहीं है, बल्कि एटम वैसा है कि भाई इसके अंदर बीच में एक बड़ा सा मास है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके आसपास फिर कुछ कुछ तो चीजें हैं, राइट। सो वैसा है। तो उससे रदरफोर्ड की थ्योरी से पुराना थ्योरी रिजेक्ट हो गया। फिर रदरफोर्ड के बाद और तीसरा आया, क्या बोलते हैं उसको, नील्स बोर। नील्स बोर का आपने नाम सुना हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वो बंदे ने एक अपना थ्योरी दिया कि ऐसा एक्चुअली कैसा है, कि अपडेटेड थ्योरी है ना। फिर उसके बाद पहले की दोनों ये हो गई एक तरह से साइड में, कि हाँ बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और उसके आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद अभी बहुत टाइम तक चला, हो बहुत टाइम तक चला, हम भी वही पढ़ाई करते थे। उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ 100-200 साल, 200 साल पहले वो भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आ गया क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंजर। सो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंफॉर्मेशन और ये थ्योरीज जो आती रहती है ना, बदलती रहती है, बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं। कौन से 4 डिफेक्ट्स? ये एग्जांपल जो मैंने अभी आपका लिया, पहले डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, फिर बोहर, नील्स बोहर का थ्योरी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट एग्जांपल, डिफेक्ट्स। Number 1 defect, make a note in your copy. Imperfect senses. Imperfect senses. This is the number 1 defect that we insan possess. Any human possess this. वो बोलते हैं ना, गलती तो इंसान से ही होती है, वो यहीं से आ रहा है। आज पहली बार हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। गलती इंसान से होती है, बट वो कौन सी गलतियां हैं? ये 4 कैटेगरी की गलतियां जो कि इंसान करता है, कंपल्सरीली करता है। सबसे नंबर 1 इज इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, वो परफेक्ट नहीं है। होता कुछ और है, दिखाती कुछ और है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है स्पेक्ट्रम का। हम जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो टोटल लाइट का स्पेक्ट्रम है, उसका हम सिर्फ 7 कलर्स देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी दिस शेड ऑफ विबग्योर। बीच में जो आपको दिख रहा है ना, उसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्राउन। आप लोग नोट्स के साथ साथ मतलब ध्यान भी रखिए, क्योंकि ये समझने वाली ज्यादा चीज है। समझने के बाद फिर अपने शब्दों में यू राइट। दिस इज ऑलवेज ए वेरी गुड वे ऑफ नोट टेकिंग। सो नंबर 1 डिफेक्ट इज इम्परफेक्ट सेंसेस। हम सिर्फ वो 7 वेवलेंथ्स का देख सकते हैं, जो कि 7 कलर्स के ऊपर है। उसके इस साइड नहीं देख सकते, उसके उस साइड भी नहीं देख सकते, राइट। सो हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में क्या चल रहा है नहीं देख सकते, इंफ्रारेड में क्या चल रहा है नहीं देख सकते, हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं। बट ऐसे दूसरी चीजें हैं जो कि जैसे दूसरे डिवाइसेस हैं जो कि उधर जाके पता कर सकते हैं। ऐसा दूसरे कुछ प्रजाति हैं जो कि उस तरह से देख सकते हैं। हमने सुना है कि बैट्स, चमगादड़, वो लोग साउंड का यूज करते हैं एक्चुअली उड़ने के लिए। हाउ साउंड गोज एंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस। चमगादड़ वो उसका यूज करते हैं क्योंकि उनका दृष्टि कमजोर होता है। सो उनमें जो कैपेबिलिटी है, उनमें जो क्षमता है, वो हमें नहीं है। हमें जो है वो उनमें नहीं है। तो ये नंबर 1 डिफेक्ट सब लोग का, ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, ये हर प्रजाति के लिए जिनका इम्परफेक्ट सेंसेस। नंबर 2, भ्रमित होने की आदत, टेंडेंसी टू बी इल्यूशन्ड। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है। यहाँ पे 2 एग्जांपल में आपको ऐसा छोटा फोटो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ट्रक के अंदर बहुत बड़ा बियर का बॉटल रखा है,
बट एक्चुअली वो पेंटिंग है। वो पेंटिंग को 3 डायमेंशनल फॉर्म में एक स्पेशल तरीके से बनाया गया है। उससे देखने में कैसा लगता है कि एक बड़ी बॉटल बाहर निकल के आ रही है खाली ट्रक के डब्बे में से, बट एक्चुअली वैसा नहीं है ना। सेम एग्जांपल फर्स्ट वाले में। Mistake number 3, tendency to commit mistakes. Sorry, the defect number 3, tendency to commit mistakes. गलतियां करने की आदत, गलतियां करना। इंसान है, गलती हो जाती है, इंसान है, गलती हो जाती है, ऐसा बोल बोल के हम गलती करते ही रहते हैं, गलती करते ही रहते हैं, राइट। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, नंबर 3 डिफेक्ट। एंड नंबर 4 चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग मतलब ये सिर्फ एग्जाम में चीटिंग की बात नहीं कर, यहाँ पर सिर्फ चीटिंग है, कोई भी तरह का चीटिंग, जस्ट इवन बोलना कुछ और करना कुछ और, वो भी एक तरह का चीटिंग है। या फिर यू नो हमारे वर्ड्स को फॉलो ना करना, वो भी एक तरह का चीटिंग। तो हमारी बात से मुंह करना, वो भी एक तरह का चीटिंग। तो कोई भी तरह का, यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल में आपको बताया कि चीटिंग। सो ये हर इंसान के अंदर होता है, 4 मिस्टेक्स सब लोगों ने नोट कर लिया। imperfect senses, tendency to be illusion, tendency to commit mistakes, and cheating propensity। ये 4 तरह के डिफेक्ट हैं जो कि हर इंसान में और हर लिविंग बीइंग में होता है। ओके, अभी जैसा कि हमने पहले पिछले एग्जांपल में देखा, imperfect senses, हमारी आईज ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके बाहर ब्लाइंड रहती है। our ears ना, हमारे ईयर्स कितना सुन सकते हैं, 20 to 20,000 हर्ट्ज, राइट। 20 to 20,000 हर्ट्ज का रेंज का हम ये सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी। बट डॉग्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होता है, वो इसके बाहर भी सुन सकते हैं, वो 50,000 हर्ट्ज भी सुन सकते हैं। ये एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। इनफैक्ट एक तरह का सीटी आता है, उसको बोलते हैं ग्लैटन विसल। ग्लैटन विसल, GLATAON, GLATON, ग्लैटन विसल। वो सीटी को बजाते हैं तो कोई इंसान को कुछ आवाज नहीं आता, बट कुत्ता आपके पास भागते हुए आएगा, क्योंकि सिर्फ वही सुन सकता है उसको। ये प्रूफ है, ये रियलिटी है, ये आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड एज ग्लैटन विसल। वो रेंज का फ्रीक्वेंसी 50,000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी निकालता है वो सीटी, और वो सिर्फ डॉग ही सुन सकता है, वो हम नहीं सुन सकते। सो इसका मतलब हमारा सुनने का रेंज भी सीमित हो गया, हमारा देखने का रेंज भी सीमित हो गया। ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम, नो इंफ्रारेड, नो अल्ट्रावायलेट। नो एग्जाम्पल मैं बताया, अल्ट्रासाउंड होता है और इंफ्रासाउंड होता है, और ये सिर्फ छोटा सा ऑरेंज बैंड दिख रहा है ना, ये ह्यूमन का ऑडिटरी फील्ड है, बस दैट्स इट। उसके अलावा आगे पीछे नहीं देख सकता। किस बात का इतना प्राइड फिर? मुझे सब समझ गया, मुझे सब मैं महान इंसान हूँ, हमने इतना डेवलपमेंट किया है, ये किया है, वो किया है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साइंटिस्ट लोग के पास लिमिटेशन होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। अभी मैं ऐसा आसमान पे देखकर तो मैं मंगल ग्रह को, तारों को, गैलेक्सीज को तो देख नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक हाई एंड का टेलीस्कोप बना देता हूँ। तो टेलीस्कोप मुझे वो सारी चीज दिखाता है ना। तो अभी यहाँ पर ये जो नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है, इसने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। पॉइंट क्या बोलता है कि अल्टीमेटली अब आपने टेलीस्कोप बना भी लिया, से वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है हबल टेलीस्कोप। वो आपको इतना दूर की चीजें दिखाता है, लाइट ईयर्स दूर का, हाँ, जो कि हम आईज से नहीं देख सकते। बट अल्टीमेटली जब आप उसको देख रहे हो तो वो तो एंट्री तो आपके आंखों से ही हो रहा है ना। हमारे सिस्टम के अंदर उसका इमेज इज गोइंग थ्रू दीज 2 आईज ओनली विच आर डिफेक्टिव। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि even if the photographer, even if we photograph stars, and ultimately हमारे बॉडी में उसका एंट्री होगा हमारे आईज के थ्रू, जो कि डिफेक्टिव है, जो कि डिफेक्टिव है, जैसा कि अभी हमने देखा इम्परफेक्ट है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, राइट।
टेंडेंसी टू बी इल्यूशन। अभी यहाँ से एक अच्छा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स शुरू होता है, भ्रमित होने की आदत, टेंडेंसी टू बी इल्यूशन। समझ नहीं पाते यार, ये है कि वो है, ये है कि वो है। एग्जाम्पल्स, किस किसने ट्राई किया ये? अगर आप शुगर या फिर कुछ मीठा खाने के बाद सिट्रस खाते हो, या फिर ऑरेंज जैसा, या फिर खट्टा, या फिर संतरा जैसा कुछ आप खाते हो, तो वो क्या लगता है? खट्टा लगता है शुगर खाने के बाद। बट अगर आप लेमन, एक नींबू का ये खाने के बाद अगर आप ऑरेंज खाते हो तो स्वीट लगता है। और ये क्या मजाक है? उसका टेस्ट तो चेंज नहीं हुआ है ना। ऑरेंज तो खट्टा ही है, साउर ही है, अपने आप में एक स्वीट और साउर। ऑरेंज का अपना टेस्ट फिक्स्ड है, नो, नींबू का अपना टेस्ट फिक्स है। बट जस्ट नो, उन दोनों का ऑर्डर चेंज करने के बाद हमारी टंग को अलग फीलिंग देता है। ये क्या बात है? शुगर खाने के बाद संतरा खाए तो खट्टा, और लेमन खाने के बाद संतरा खाए तो मीठा। अजीब है। दूसरा एग्जाम्पल, नो, अगर ये तो आपने ट्राई किया ही रहेगा ठंडों में, तो अगर हम गर्म हाथ से पानी को टच करते हो तो वो ठंडा लगता है। वाटर टच्ड विथ ए वार्म हैंड अपीयर्स कूल, एंड वाटर टच्ड विथ कोल्ड हैंड्स, ठंडे हाथ, अगर हाथ हमारे ठंडे हैं, उससे पानी को टच करते हो तो वो ये लगता है, वार्म लगता है। एक टिपिकल डे टू डे ऑब्जर्वेशन है। स्किन तो सेम ही है, बट अलग अलग सेंसेशन दे रहा है अलग अलग टाइम पर, मतलब कुछ तो धोखा है। अभी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आएंगी आपके सामने, नो, यहाँ पर पिक्चर्स आएंगी आपके सामने, आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है? क्रिएटिविटी का फाइंड करके दो दो सेट्स आएंगे आपके सामने पिक्चर्स के, एंड आपको इन्फर करना है कि वो बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे। सो एक ही पिक्चर के दो तरीके हो सकते हैं देखने के लिए, नो। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गो टू पिक्चर नंबर 1। अभी मैं 1 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लेता हूँ फॉर 1 मिनट, एंड आप देखिए, ये फोटो में आपको एक जवान स्त्री, जवान लड़की दिख रही है, या फिर एक बूढ़ी औरत दिख रही है? सोच के बताइए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके, कौन आंसर कर रहा है? यंग वुमेन, यंग लेडी और एन ओल्ड वुमेन? ओल्ड थोड़ी वुमेन। Young lady. Young lady. ध्यान से देखिए, ध्यान से। ओल्ड वुमेन। अच्छा, जिसको ओल्ड वुमेन दिख रही है, थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको यंग नहीं दिख रही है क्या? जिसको यंग दिख रही है, थोड़ा और ध्यान से देखिए, आपको ओल्ड नहीं दिख रही है क्या?
Sir, I can see both. किस किस को दोनों दिख गए? Sir, I can see both. ओके देखो जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या। both. बट आपको दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे कभी भी, आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा, एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है। सो ये क्लियर है। सी ये जो बाल दिख रहे हैं, अगर आप इसको बाल मानो और ये जो दिख रहा है इसको अगर आप आंखें मानो और ये इसको अगर आप ईयर्स मानो, तो ये यंग वुमेन है, ठीक है। बाल, ये कान है, ये नाक है, ये आईज है और ये चिन है उसका, तो ये हो गई यंग वुमेन। बट अगर आपको ओल्ड वुमेन देखना है तो ये पूरा देखिए, ये नाक है, ये नाक है और ये मुंह है और ये दाढ़ी है उसकी और ये आंखें हैं। तो अभी ओल्ड वुमेन दिख गई किस किस को? मेरे को नहीं दिख रही। ये ये बड़ी नाक है, ये माउथ है और ये चिन है और ये उसका जो भी उसने कोट वोट पहना है और ये छोटा आईज। इमेजिन कितना मजे से आपको आंखें आपको धोखा दे रही है। एंड हम बोलते हैं मुझे भगवान देखना है। अरे एक यंग औरत और ओल्ड औरत तो देख नहीं पा रहे, बात करता है मुझे भगवान दिखाओ। हमारे लोग यहाँ पर नहीं, बट बाहर के जो नास्तिक या कुछ प्राउडली बोलते हैं ना, ऐसा दोनों है, बट एंगल ऑफ विजन। फोटो नंबर 2, किस किस को वाइट ट्रायंगल दिख रहा है? यहाँ पे एक वाइट ट्रायंगल जैसा कुछ है क्या? नहीं, जस्ट ऐसे 3 काले टुकड़े हैं अलग अलग एंगल पे, बट किस किस को ऐसा आंखों में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वाइट ट्रायंगल है, राइट? नेक्स्ट, ट्रायंगल है चेंज्ड। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है। क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स एक ओल्ड औरत और एक बूढ़े हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं। yes. उसके अलावा और भी कुछ दिख रहा है? Sir, a musician playing राइट, guitar. ये गिटार लेके बैठा है ये, बट एक दूसरे दृष्टि से देखे तो वाह, बिलीव नहीं होता, राइट? ये ऐसा कलाकारी का ऐसा नमूना है ये फोटो, जिसने बनाया, सोचो उसका माइंड क्या होगा। देखो पीछे वो स्त्री है, वो कान के जैसा, अगर दूसरे एंगल से देखो, बट एक बार में दोनों नहीं देख सकते आप। आईज जो सामने है नहीं दिखा रही है वो। ये फोटो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आगे से पीछे जाओ चक्कर आएगा। क्या हो गया, जहाज कहाँ गए सारे? क्या हो क्या रहा है कि नहीं? टेंडेंसी टू बी इल्यूशन्ड, भ्रमित हो जाता है इंसान। किस किस को ये मूव करता दिख रहा है, हिलता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली हिल नहीं रहा है? एक्चुअली हिल रहा है क्या? नो, इट्स नॉट मूविंग, हिल नहीं रहा है, बट मूव करता है। देखो क्या मजाक हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? अगेन कुछ भी हिल नहीं रहा है। किस किस को घूमते हुए दिख रहे हैं? सारे चक्रे, सारे चक्र, बट एक्चुअली घूम नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, सही हिलते। ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है मेरे साथ? हिल रहा है। बिलीव इट और नॉट, तीनों सोल्जर्स का सेम हाइट है। बिलीव इट और नॉट, तीनों सोल्जर्स का हाइट सेम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीच में जो डॉट है उसके ऊपर फोकस करके आपका सिर आगे पीछे लेके जाइए। बीच में जो काला डॉट है उसको, उस पर फोकस करते हुए आपका सिर आगे पीछे लाइए। क्या दिख रहा है? सर एक सर्कल राइट साइड जा रहा है, दूसरा सर्कल लेफ्ट साइड। एग्जैक्टली, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मूव होते दिख रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। बट क्या असली में ऐसा हो रहा है? ये कोई एनिमेशन नहीं है, ये GIF नहीं है, ये JPG फाइल है। मैं यहाँ पे उल्लू नहीं बना रहा हूँ आप लोग को कोई एनिमेशन करके। दिस इज नॉट ए GIF और दिस इज नॉट एनी अदर फाइल फॉर्मेट। ये सिंपल फोटो है एक। आप गूगल इमेजेस में फॉरवर्ड कर दो, ऑप्टिकल इल्यूशन टाइप करना गूगल इमेजेस में, आपको हजारों फोटो दिखेंगे ऐसे, जो कि प्रूव करता है कि हमारा आंखें ये है। नेक्स्ट फोटो, सच में खाई है क्या वहां पे? नहीं है, नहीं। पेंटिंग, दैट्स जस्ट ए पेंटिंग। ये तो रियलिटी पेंटिंग है। सो ये था डिफेक्ट नंबर 2।
टेंडेंसी टू गेट इल्यूशन, भ्रमित हो जाना। एंड अभी हम आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पर, गलती कर, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। ये कौन नहीं जानता है, ये तो कौन नहीं जानता, रोज का काम है, कभी ना कभी करते रहते हैं। कुछ लोग हर घंटे करते हैं, कुछ लोग गलती करते ही रहते हैं बट सीखते नहीं है। सो यस, टू कमिट मिस्टेक्स। अभी यहाँ पर आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छा लगेंगे। पुराने जमाने में जब ब्रेन के बारे में कुछ रिसर्च नहीं हुआ था तो ब्रेन को समझा जाता था कि बॉडी को ठंडा करने का ऑर्गन है। मतलब कार में रेडिएटर होता है ना, ठंडा करता है वो पानी सर्कुलेट करके, वैसा ब्रेन को समझा जाता था पहले के टाइम में, जब लोग जानते नहीं थे कि ब्रेन क्या होता है। सोचो, इतना ब्रेन नहीं था लोगों में कि वो ब्रेन क्या करता है समझ पाए, है कि नहीं? बड़ी गलती है ये। और थोड़ा डीपर बायोलॉजी एग्जांपल से, जो हमारे अंदर ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उसको पहले वेस्टीज ऑर्गन समझा जाता है। वेस्टीज मतलब यूजलेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आता है, बोगस कॉन्सेप्ट है, डूबियस। बट पहले उसको यूजलेस ग्लैंड समझा जाता था, बट बाद में जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें क्लियर है। बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है पता नहीं। अटेंशन मत खोइए अपना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कम बैक ऑन ट्रैक। नेक्स्ट, हबल कांस्टेंट, ये एस्ट्रोनॉमी का एक एग्जांपल है। ये इतनी बार चेंज हो चुका है कि उसको अभी कांस्टेंट ही नहीं बोला जाता, उसको वेरिएबल बोला जाता है। छोटे मिस्टेक से बड़े डिजास्टर्स हुए हैं, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, राइट। एंड किसी को कोई एग्जांपल ऐसा याद आ रहा है जब बहुत छोटे मिस्टेक से बड़ा डिजास्टर हुआ? से फ्लाइट का किसी ने टेस्टिंग नहीं किया अच्छे से, या फिर से किसी ने गलती से न्यूक्लियर उसका बटन दबा दिया बॉम्ब का। छोटा मिस्टेक, बड़ा प्रॉब्लम। अभी हमारा है नंबर 4, चीटिंग प्रोपेंसिटी। मतलब क्या बोलते हैं उसको, छल छल करने की आदत, छल करने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी। और यहाँ पर आता है हमारा अपना चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो बिफोर वी गो अहेड, जस्ट अ ब्रीफ चेक, सब लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, ब्रेन में जा रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर? अभी तक जो है अंदर धीरे धीरे सेटल हो रहा है, राइट? सब लोग इज विथ मी, राइट? कूल कूल। सो पता नहीं, वो बाकी लोग जिन्हें वीडियो ऑन नहीं किया है वो भी सुन रहे हैं एटलीस्ट अटेंटिवली। वी आर, यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव डिस्कशंस विद अस एंड आस्क क्वेश्चंस, राइट? बैक टू स्लाइड। इसको बोला जाता है पिल डाउन मैन होक्स, पिल डाउन मैन फ्रॉड। मैं सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करूंगा, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ गया तो थोड़े टाइम में समझ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ क्या था, ये हम जो जिस जिस लोगों ने भी अपने 8th या 9th, आई थिंक 8th या 9th में आता है शायद, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, बहुत देसी में बोले तो हम लोगों ने जो सुना है कि हम लोग बंदर से आए हैं। डार्विन का थ्योरी वही बोलता है कि वो पूरा टेक्निकल भाषा में बोलता है, ये ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बड़े बड़े साइंटिफिक हैवी कॉन्सेप्ट बोल के, जिससे कि कोई भी बोले अरे हाँ बात तो सही है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, 3-4 बड़े बड़े शब्द फेंक दो हम लोग के सामने और हम बिलीव करने लगते हैं, हाँ शायद ये साइंटिस्ट सही बोल रहा है, बट वैसा नहीं है। तो हुआ क्या है, ये चीटिंग प्रोपेंसिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को प्रूव करने के लिए, यू नो, अब अलग अलग ऐसा विदेशों में म्यूजियम्स हैं, वहाँ म्यूजियम्स में ये सारे फॉसिल्स के पीसेस रखे गए। तो ये फॉसिल्स के ऊपर बेस्ड है, पेलिएंटोलॉजिस्ट जाके अर्थ को उखाड़ के डिग करके ये लेके आते हैं सारे नमूने, उसके स्पीसी, इसके स्पेसिमेंस लेके आते हैं और उसको अलग अलग तरीके से सो इनका मानना क्या है कि जमीन में से जो इनको एक तरह का स्कल निकला था, तो ये जो खोपड़ी है उसकी स्टडी करके ये लोग लिंक बनाने का ट्राई कर रहे थे
कि कैसे एक ओरेंगुटैन और नींडरथल, ऐसे अलग अलग टर्म्स है साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग, जहाँ से धीरे 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 करके ऐसा एप्स, बंदरों से लेकर इंसान बन गया। तो उनका स्कल किस तरह से चेंज हुआ सालों में, उसके लिए ये लोग फॉसिल रिकॉर्ड्स लेके आते हैं। फॉसिल बोले तो फॉसिल मतलब पुरातत्व, पुरातत्व के नमूने, व्हाटएवर, जो आप अर्थ को डिग करके निकालते हो। सो हुआ क्या है कि ये जब बाद में केस पता चला कि 1912 में जो कनेक्टिंग लिंक आया था, कनेक्टिंग लिंक मतलब एक स्कल के स्टेज से, एक खोपड़ी के स्टेज से दूसरे खोपड़ी का स्टेज, मतलब एक थोड़ा सा ऐसा निकला हुआ था, मोर लाइक फॉर मंकी के टाइप का, और जो थोड़े टाइम बाद जो निकला वो थोड़ा सा और शेप में था, ह्यूमंस के क्लोज वाला। तो वो कनेक्टिंग लिंक जो दिखाया गया था वो बनावटी था। ये फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ 1912। वही चीज का 1953 में फिर से क्या हुआ कि ये फ्रॉड रिवील हो गया। एक्चुअली क्या किया गया था, जस्ट वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को सही प्रूव करने के लिए, वो होता है ना फाइल, आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, फाइलिंग, मतलब वो सिंपल बताऊं तो आपका नेल कटर जो है, नेल कटर के पीछे वो एक रहता है ना, लाइन लाइन बनी रहती है, जब आप नेल्स कट करते हो तो थोड़ा ऐसा घिसते हो उसके ऊपर, फाइलिंग, दैट इज कॉल्ड एज फाइलिंग। आपका आपके नेल्स को एक शेप में लाने के लिए नेल कटर के पीछे से घिसते हो आप, है ना, दैट इज कॉल्ड एज फाइलिंग। वही चीज आपने देखा होगा कारपेंटर भी करता है। वही चीज अगर कोई मेटल का या फिर गोल्ड स्मिथ है तो वो भी ऐसा घिसता है उसको इवन करने के लिए। तो एक्चुअली क्या किया गया था, वो एक खोपड़ी को उस जो बंदर की थी या जिसकी भी थी, उसका इंसान की खोपड़ी से कनेक्शन बताने के लिए उसके स्कल को फाइल किया गया था, शेप करने के लिए, और जिससे कि लगे कि भाई देख, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ है, मतलब हम लोग बंदर से आ रहे हैं, मतलब चार्ल्स डार्विन का थ्योरी सही है। समझ गया? सिंपल, मतलब बेसिक समझ गया, राइट? होपफुली समझ गया। तो ये फ्रॉड पकड़ा गया था साइंटिस्ट लोगों का किया, स्पेशली डार्विन और उसके चेले। अभी इसी का एक्सटेंशन है कि एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो फॉसिल रिकॉर्ड्स निकाले थे, जो पुरातत्व के नमूने निकाले थे, उसमें ऊपर से पेंटिंग किया गया था। इसका पूरा डिटेल में हिस्ट्री है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको डिटेल में हिस्ट्री मिलेगा, कैसे ऊपर से उसमें चेंजेस किए थे। प्राकृतिक रूप से वैसे नहीं थे वो, प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं था वो नमूना। ये एग्जांपल जो आपको मैं अभी बात कर रहा था कि एक्चुअली कैसा था, ऐसा था, बट फिर उसको घिस कर, फाइल कर कर, चिजल करके, छेनी हथौड़ा से ये करके अलग अलग उसकी कैटेगरी में उसको चेंज कर दिया है। ये वीडियो है, किस किस को यहाँ तक क्लियर है, राइट? सो अभी तक हमने बात किया प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो देखूंगा वो मानूंगा। तो हमको समझ गया भाई कि जो डायरेक्ट देखकर मानने वाली फंडा है वो इतना मजेदार नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि 4 डिफेक्ट है हमारे अंदर, याद रखो, 4 डिफेक्ट: टेंडेंसी टू बी इल्यूजन्ड, भ्रमित होना, गलती करना एंड चीट करना, एंड इम्परफेक्ट सेंसेस। इम्परफेक्ट सेंसेस में बहुत सारे एग्जांपल देखे, स्पेक्ट्रम और डॉग का विसल, फ्रीक्वेंसी, सब हमारा फिक्स्ड है, वेरी सीमित है। और ये चौथा जो डिफेक्ट था, चीटिंग प्रोपेंसिटी। सो इससे हमें समझ गया कि ज्ञान अर्जित करने का, नॉलेज लेने का 3 तरीके में से जो सबसे पहला है प्रत्यक्ष, जो देखूंगा वो मानूंगा, सही नहीं लग रहा, क्योंकि धोखा दे रही है इंद्रियां, मेरी सेंसेस, आंखें, कान, सब धोखा दे रहे हैं और लोग चीट मार रहे हैं। ये 4 डिफेक्ट है मेरे में। तो फिर ये नहीं है अगर ज्ञान प्राप्त करने का बेस्ट तरीका, वन ऑफ द तरीका है बट बेस्ट नहीं है, तो सेकंड कौन सा है? सेकंड अनुमान। अनुमान, अनुमान सबको पता है, अनुमान मतलब वो फोटो भी हो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, गेस मार रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये है कि वो है, क्या करूं? ये अनुमान सब लोग को मालूम है अनुमान मतलब क्या होता है।
अभी यहाँ पर फिर से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का एग्जांपल आ रहा है, जो कि सीरियस एग्जांपल है अनुमान प्रमाण का। इतने सारे गेस वर्क, ये सारे जो स्केचेस दिख रहे हैं ना, जो आप बायोलॉजी की बुक्स में पढ़ते हो, सॉरी टू से वी हैव बीन रॉयली चीटेड। आज तक हम लोग को बहुत ही शाही तरीके से चीट किया गया। सुनने में कैसा लग रहा है? अरे बट मेरी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी कैसे गलत हो सकती है? अरे बट उसको पढ़ के मैं एग्जाम दे के मार्क्स ले रहा हूँ, ऐसा कैसे बोल रहा है? सत्य सत्यमेव ही जयते, ये सब साइंटिस्ट लोग का किया था, साइंटिस्ट लोग का किया धरा है और दूसरे साइंटिस्ट लोग ने पर्दाफाश किया है। इसमें स्पिरिचुअल लोग बीच में आए ही नहीं। यहाँ पे किसी किसी से दुश्मनी नहीं निकाल रहे। हम यहाँ पर साइंटिस्टों को फॉल्स प्रूव करके ही रहेंगे, वैसा कुछ निश्चय करके नहीं बैठे नो। ये सब साइंटिस्टों के बीच में ही हो रहा है नो। तो ये सारे जो स्केचेस हैं अनुमान है, एवरीथिंग इज अनुमान। डार्विन बैठा था यार, ऐसा हो सकता है, फिर उसने और थोड़ा पत्ते वत्ते ऑब्जर्व किया, ऐसा हो सकता है, फिर उसने ऐसा करके स्केचेस बना दिए एक के बाद एक के बाद एक, और फिर यहाँ गिबन से लेकर मैन आ गया, ओरेंगुटान, चिंपांजी, गोरिल्ला, मैन। वाह, सुनने में बड़ा सेंसेबल लगता है। ये सारे सारे स्केचेस वो बंदे के हैं, और सब बाद में जब आप इसको और डिटेल में डिग करते हो ना, तब हमको एक और स्टोरी पता चलती है बैकग्राउंड में। मैंने सुना था ऐसा एक जगह कि चार्ल्स डार्विन जो था वो एक आस्तिक था, बट फिर उसका बेटे की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से नास्तिक हो गया वो। तो उसने निश्चय किया कि मैं एक ऐसी थ्योरी निकालूंगा जिससे मैं भगवान को या फिर गॉड को या फिर जो भी सुप्रीम क्रिएटर है उसको मैं पिक्चर से निकाल लूंगा। आप में से शायद ज्यादा लोग को ये बात पता नहीं थी, राइट? मतलब ये पूरा थ्योरी बनाने के पीछे उसका जो इंटेंशन था, थ्योरी बनाने के पीछे उसका जो अंदरूनी कारण था, उसका हृदय ही मलिन था, समझ रहे? एक एक शुद्ध भाव से ये थ्योरी नहीं बनाई गई थी। ये मानवता की सेवा के लिए थ्योरी नहीं बनाई गई थी। नो, इट वाज ओनली फॉर रिलीजिंग हिज ओन वेंजेंस। उसको एक बदले की भावना थी भगवान से कि जो भी है मैं बिलीव नहीं करता, और मैं एक ऐसा थ्योरी बनाऊंगा जो कि प्रूव करेगा कि सब कुछ अपने आप हुआ, अपने आप। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नो, बंदर से इंसान आ गया, भालू से व्हेल आ गई, जेब्रा से जिराफ आ गया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनुमान, बट सब कुछ बेस्ड किस पे था? अनुमान। शायद ये वैसा होगा वैसा होगा, बैठ के सोच के डिजाइन बना ली। ये 1800s की बात है, राइट? वहां पर तब उस समय कुछ हाई एंड इक्विपमेंट्स, टेक्निकल साइंटिफिक एडवांसमेंट कुछ भी नहीं होता था। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, 1800s के भी पहले ऑलमोस्ट। तो ये इसका कोड क्या बोलता है कि ये जिसको समझ गया, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल। ये बोलता है कि विदाउट स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मतलब अनुमान, अनुमान का इंग्लिश वर्ड है स्पेक्यूलेशन, गेसिंग, और सिंपल बोले तो गेसिंग। वो बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि नो, अनुमान किए बिना या फिर गेस किए बिना कोई ऑब्जर्वेशन होता ही नहीं है। सोचो, पहली लाइन याद नोट करो, पहली लाइन, आई एम अ फर्म बिलीवर दैट विदाउट यू डूइंग गेसिंग कोई असली ऑब्जर्वेशन होता ही नहीं है। 5 साल के बाद मैंने खुद को स्पेक्यूलेट करने दिया, मैंने खुद को अनुमान करने दिया, ये सारे नोट्स बनाए, इसको मैंने स्केचेस बनाया, एंड विच सीम्ड टू मी प्रोबेबल, ये मुझे लगा कि अच्छी होंगी। अच्छा, मतलब एक एक हवा में से आया हुआ इंसान जो कि नास्तिक बन गया, जिसको बदले की भावना है, उसका बनाया हुआ थ्योरी जो कि प्योरली अनुमान के ऊपर बेस्ड है, ऐसा थ्योरी को हम हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं, और अपना मन, अपना खुद का बुद्धि को हम कहाँ घर पे छोड़ के आए? क्या चालू है? राइट है कि नहीं?
ये बहुत बड़ी बात है, आज तक आपको इतनी बड़ी बात किसी ने बोली नहीं होगी बट ये रियलिटी है, ये सत्य है। सब कुछ अनुमान के ऊपर बेस्ड। टेक्स्ट बुक में छपने से कोई भी चीज सही नहीं हो जाती है। सॉरी फॉर एक्सपोजिंग। अनदर मस्ती वाली चीज, चार्ल्स डार्विन दिखने में भी थोड़ा बंदर जैसा ही दिखता है, बट उसकी उसकी अगर आप देखो उसका नया नमूना उसकी फेरी टेल का, उसको बोलते हैं अरे ये साइंटिफिक थ्योरी या फेरी टेल स्टोरी। वो बोलता है कि भालू था, भालू समुद्र में नॉर्थ अमेरिका में काला बियर को देखा गया स्विम करते हुए मुंह खोल के, और ऐसा करते 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 स्विम करते करते एक्सट्रीम केसेस में थोड़ा बहुत साइंटिफिक का सेंटेंस डाले उसमें कि supply of insects were constants. I can see the difficulty that by natural selection such an open mouth, ऐसा मुंह खोलकर पानी में तैरते हुए सालों दर साल जनरेशन दर जनरेशन भालू कौन बन गया, वेल। ये तो दादी माँ का स्टोरी हो गया, ये साइंटिफिक थ्योरी तो लग नहीं रहा है मुझे। मेक सेंस यार? सब लोग मेरे साथ है कि नहीं है? किस किस को मतलब ऐसा बस करो अभी नहीं चल रहा है, ऐसा किस 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 को लग रहा है कम ऑन ये टू मच है? सब, इज एवरीवन विथ मी? गिव मी ए। समझ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है टॉपिक, बट यस, स्पेशली जो बायोलॉजी और इंग्लिश मीडियम टिपिकली साइंस मीडियम से पढ़े उन लोग को इतना हार्ड नहीं जाएगा, बट शायद बाकी लोग को थोड़ा सा समझने में ये हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज सब लोग को पता होना चाहिए। ओके, बी विथ मी गोइंग बैक टू द स्लाइड्स। राइट, ये बीच बीच में बोलना पड़ता है याद करने के लिए, मन चंचल है, भागता रहता है, घूमता रहता है। तो ये फेरी टेल, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फेरी टेल। अभी ये वन ऑफ द मेजर सोर्सेज जहाँ पे चार्ल्स डार्विन का थ्योरी रिलाई करता है इज पेलियोंटोलॉजी, ये मतलब फॉसिल रिकॉर्ड्स जो आपने नो मिलियंस ऑफ ईयर्स से कार्बन डेटिंग करके वो लोग फाइंड करते हैं ना कि कौन से अलग अलग। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न, एक ही प्रश्न आता है, फॉसिल रिकॉर्ड की, अगर आप फॉसिल रिकॉर्ड के ऊपर आपका थ्योरी को बेस कर रहे हो, सो फॉसिल रिकॉर्ड तो बोलता है कि इंसान और बंदर एक साथ एग्जिस्ट करते थे एक टाइम में। फॉसिल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ह्यूमंस एंड एप्स वेर साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये फॉसिल रिकॉर्ड चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। इसका मतलब ये बंदा क्या बोल रहा है कि बंदर से इंसान है, मतलब एक बार में बंदर ही थे, सारे बंदर ही थे। फिर ऐसा हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद वो बंदर धीरे 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 बन के एक दूसरी प्रजाति बन गए, जैसे ओरेंगुटान, अलग अलग शब्द दे के रखे इन्हें। फिर और एक आध लाख साल के बाद, करोड़ साल के बाद धीरे धीरे इनका और थोड़ा सा चेंजेस हुआ, पहले झुके हुए थे फिर थोड़ा सा सीधे हो गए, और फिर ओरेंगुटान से बन गए नींडरथल, फिर ये और कुछ, और फिर ऐसा करोड़ों सालों के बाद फिर वो ऐसा झुका हुआ को एकदम सीधा बताते, ये बन गया इंसान। मतलब एक बार में सिर्फ बंदर ही थे और फिर एक बार में इंसान ही थे, ऐसा डार्विन थ्योरी बोलता है। बट फॉसिल रिकॉर्ड क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के? फॉसिल रिकॉर्ड बोल रहा है दोनों के एक साथ फॉसिल मिले हैं धरती के अंदर, मतलब इंसान और बंदर दोनों एक साथ एक टाइम पर मौजूद थे, दे वेर कंटेम्पररीज। बल्ब ऑन, किस किस का बल्ब जल गया? करेक्ट, होप जम गया है। तो और इसी के बाद दूसरा सवाल आता है कि अगर, मतलब आप रियली सोचोगे कि यार मेरे मन में क्यों नहीं आए, अगर बंदर से इंसान बनते हैं तो अभी करेंटली जो बंदर है वो इंसान क्यों नहीं बन रहे? मतलब आप बोलोगे ठीक है टाइम लगता है, दिख नहीं रहा है, बट यस, अभी जो करेंटली बंदर है, सिर्फ 500 साल में कोई ऐसा दिखा नहीं मुझे कि इंसान बन रहा है। सो यस, होप आप लोग को ये याद रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी लेके रख सकते हैं, अगर आप लैपटॉप में अटेंड कर रहे हैं तो प्रिंट स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट लेने का, अगर आप फोन में कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट खींच लेने का, एक कोई भी टेक्निकल स्लाइड आता है तो नोट्स बनाने के साथ। सो अभी दिक्कत क्या है? कोई बोले कि ठीक है गलती इंसान से होती है, साइंटिस्ट लोग भी इंसान हैं, हमने भी गलती की है रिसर्च में, बट वो गलतियों की जो कीमत हमको चुकानी पड़ी
वो कीमत से पता चलता है कि तुम्हारी गलती गलती बोलने के लायक भी है कि नहीं। बिस्लरी बॉटल, बहुत जब पहली बार आए तो लोग बोले अरे कितना अच्छा चीज़ है, ऐसा ग्लास कांच का ले जाना नहीं पड़ेगा सब जगह, मोटा नहीं ले जाना पड़ेगा, हल्का फुल्का है, कभी भी रख लो। बट बाद में रिसर्च ने क्या बताया कि 6 महीने तक बिस्लरी की प्लास्टिक बोतल में रखा हुआ पानी पॉइजनस हो जाता है। ये तो बड़ी भारी गलती है। ये ऐसी गलती का नुकसान तो पूरा इंसानियत को चुकाना पड़ेगा। ये गलती है। गलती नंबर 2, मोबाइल पहले लगता था कि सिर्फ कान के पास लेके आओ तो नुकसान करता है, सिर्फ कान के पास। बाद में क्या प्रूफ किया, अगर ज्यादा लंबे टाइम तक लगा तो ब्रेन को नुकसान होता है सिर्फ, अगर ऊपर के पॉकेट में रखा तो हार्ट को नुकसान होता है, नीचे के पॉकेट में रखा तो इम्पोर्टेंसी या फिर नीचे के चीजों को नुकसान, अगर और भी नीचे रखा तो पॉकेट के बिलो रखा तो उसका आवाज ही नहीं आएगा। बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 3 बड़ी क्लासिक मिस्टेक है। जब ये बहुत बड़ी महामारी है, कोरोना कुछ भी नहीं है, इसमें मरे थे करोड़ों की संख्या में लोग, करोड़ों। कोरोना में शायद अभी तक करोड़ नहीं पहुंचे, और कोरोना इतना सीरियस, मतलब कोरोना इम्यूनिटी का एक प्रॉब्लम है जिन, और 97% 3 या 4% मोर्टेलिटी रेट है कोरोना का। 96 to 97% लोग रिकवर होते हैं। बट ये ब्यूबोनिक प्लेग जो था, इतना भयंकर महामारी था, यूरोप में फैला था कि करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे। तो उस समय के रिसर्चर लोगों ने पता कर रहे थे यार क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, ये पता करो कैसे। और उन्हें रिसर्च करके क्या पता लगाया, बिल्ली, कैट्स, बिल्लियों के कारण फैल रहे हैं। आप समझेंगे, बिल्लियों के कारण फैल रहा है ब्यूबोनिक। चलाया उनने आंदोलन, मुहिम चलाया, हाँ बिल्ली दिखे शूट एट साइट, बिल्ली दिखे शूट एट साइट, सारी कैट्स का खात्मा कर दो, एक बिल्ली नहीं दिखना चाहिए, बिल्ली की गिल्ली उड़ा दो, जहां दिखे कोई नहीं बचना चाहिए। चलाया, लगे लगे, बिल्ली खत्म। उसके बाद ब्यूबोनिक प्लेग का बढ़ने का स्पीड हो गया ट्रिपल, क्वाड्रुपल, 4 गुना 3 गुना बढ़ गया। ये सोच रहे हो अरे अरे बिल्ली बोला था, अभी क्या हो गया, ये तो बढ़ रहा है। और फिर बाद में जब उनको उनकी गलती पता चली, फर्दर रिसर्च करने के बाद, तब क्या पता चला एक्चुअल कारण था चूहा। अब भी चूहों को मारने के लिए बिल्ली कहाँ से लाए, बिल्लियों को तो मार डाला। ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये छोटी गलती नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत ज्यादा बड़ी गलती। ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना मैप में, उतने सारे कंट्रीज अफेक्टेड हुए थे। यूरोप, आधे से ज्यादा यूरोप और रशिया तक गया, सोचो। इसलिए बोलते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आधा ज्ञान खतरनाक है। Solution for one bigger problem becomes another bigger problem. अभी ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्विज है। एक ऐसा एग्जांपल लीजिए कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम मौजूद था पहले, और मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने वो प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला, उसका हल निकाला, और वो जो सॉल्यूशन था वो ओरिजिनल प्रॉब्लम से भी बड़ा प्रॉब्लम बन गया। सब लोग को क्वेश्चन समझ गया? एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें कोई तो भी एक प्रॉब्लम था, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए एक हल निकाला, एक सॉल्यूशन निकाला, बट वो सॉल्यूशन वो प्रॉब्लम से भी बड़ा प्रॉब्लम बन गया। किसको कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? सर ट्रांसपोर्टेशन। एग्जैक्ट, स्पॉट ऑन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, ट्रांसपोर्टेशन। ये थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? सर वो इजी होने के लिए, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस किया, तो बड़े बड़े गाड़ी वगैरह और ऐसे ट्रक्स वगैरह, हैवी ट्रक्स, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स ऐसे बनने लगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि उनसे तो पॉल्यूशन ही बढ़ रहा है। इजी
कुछ टाइम के लिए इजी तो हुआ, लेकिन अब आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, और जिससे कि सारे जो अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर्स है वो भी मेल्ट होना चालू हो गए हैं और पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। सो ट्रांसपोर्टेशन, हमें लगा कि दूरियां बहुत है, नो फास्ट कर दो, बुलेट ट्रेन बना दो, फ्लाइट्स बना दो, बट फिर उससे पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम हो गया कि अभी नो रहने लायक ऑक्सीजन के सिलेंडर हवा खरीदना पड़ रहा है। मतलब सबसे पहले कलयुग का आना शुरू हुआ पानी खरीदने से, अभी पानी बेचने के बाद हवा बेची जा रही है। सोचो कितना बुरा हालत हो चुका है। सो ट्रांसपोर्ट बनाया था सॉल्यूशन के लिए, दूरियां कम करने के लिए, टाइम घटाने के लिए, बट उससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ग्लोबल वार्मिंग, कि मतलब solution to a problem became bigger problem than the original problem itself. और कोई सा एग्जांपल? और कोई सा एग्जांपल किसी को याद आ रहा है? सर जंक फूड, फास्ट फूड, करेक्ट। फास्ट फूड बनाया था फास्ट लाइफस्टाइल को सूट करने के लिए। हाँ, ऑन द गो इसमें बर्गर उठा पा लो, ये खा चलते हुए बस में लटक के ऐसा खा। बट वो फास्ट फूड इतना फास्ट हो गया कि ह्यूमन का डाइजेशन स्लो हो चुका है अभी, है ना? यस सर। pesticide agriculture probably. Yes bro. Organic agriculture converted into pesticide Exactly. agriculture. Exactly. करेक्ट। मतलब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कीट, इंसेक्ट्स, पेस्ट वगैरह एक्सेट्रा, तो उनको डील करने का नेचुरल तरीका है, बट नहीं, उसको डील करने के लिए बनाया गया सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। और आज वो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि कीटों से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम कीटनाशक है। समझ रहे? कीट उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रह गया अभी, जितना वो केमिकल उसमें डालते थे, कीट से बड़ा प्रॉब्लम कीटनाशक हो गया। तो ये पॉइंट है। Man thought he can be happy without God if he had all the comforts, but ऐसा नहीं हुआ। डॉलर नोट्स इन द पॉकेट, लग्जरी, नो हुआ क्या? लैपटॉप खा रही है वो औरत को, देखो नीचे चश्मे वाली, लैपटॉप को ही खा रही है वो। तो ही फाउंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, हैप्पीनेस किधर गया? यहाँ पर आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और जबरदस्त बात कि हम 3 ways of gaining knowledge. नंबर 1 was the प्रत्यक्ष प्रमाण, जो देखूंगा वही मानूंगा, बट हमने देखा कि वो सही तरीका नहीं है। वो हमको एक थोड़ा सा पार्ट देता है ज्ञान का, बट पूरा पार्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? बिकॉज 4 डिफेक्ट होते हैं हमारे। वो हमें हमेशा जो चीज है कुछ और है, बट दिखाते कुछ और है। फिर हमको लगा ठीक है, प्रत्यक्ष तो रिजेक्ट हो गया, फिर नेक्स्ट अनुमान प्रमाण, गेस वर्क, गेस करते ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट वो तो क्लियरली हमको लग ही रहा है कि बेस्ट तरीका हो, क्योंकि गेस में सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने देखे डार्विन थ्योरी के, चार्ल्स डार्विन सारा गेस वर्क करके उसने पूरा पिक्चर बनाया, जो कि बाद में साइंटिस्ट लोगों ने पर्दाफाश करके फ्रॉड रिवील कर दिया कि ये सब कुछ नहीं, फाइल्ड जॉ था जो कि कनेक्टिंग लिंक बनाने के लिए बना दिया। सो फाइनली हम जो तीसरा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, फाइनली वी आर लेफ्ट विद ओनली वन, एंड अभी हम देखेंगे कि वो कैसे सबसे बेस्ट तरीका है ज्ञान प्राप्त अर्जित करने का, राइट? सो कोई भी मशीन को चलाने के लिए आधा नॉलेज नहीं, हमको पूरा नॉलेज जरूरत है। और कोई भी मशीन चला रहे हो तो उसका सबसे पूरा ज्ञान कौन दे सकता है? मशीन बनाने वाला, राइट? जिसने मशीन बनाई है वो पूरा ज्ञान देगा ना उसको, दैट्स इट। उसको सबसे ज्यादा पता है। तो जैसे हम कोई भी ऐसे कैलकुलेटर लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाते हैं, मोबाइल फोन परचेज करते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी, तो उसके साथ एक छोटा सा बुकलेट आता है हमेशा, उसमें इंस्ट्रक्शंस रहता है। वॉशिंग मशीन लेते हो तो उसके साथ एक ये आता है ना, बुकलेट आता है, वो बताता है कि
भाई कैसे चलाना है ये मशीन को, ना छोटा सा किताब आता है उसमें इंस्ट्रक्शन रहते, पहले इसको ऑन करो, यहाँ पे कनेक्ट करो, ऐसा करो। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर मोटरसाइकिल, उसके साथ में एक बुक आता है समझाने की, ऐसे चलाओ वैसा चलाओ। सो उसी तरह से जब हम इस पृथ्वी में, जब हम इस यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होते हैं, जब हम इस यूनिवर्स में जन्म लेते हैं, तो क्या उसके लिए एक मैनुअल नहीं है? क्या उसके लिए एक यूजर गाइड नहीं है कि जो कि हमको पता है कि ये वर्ल्ड में रहना कैसे है? यस, ऑफ कोर्स इट इज। एंड दैट इज the scriptures which we are coming in to in the upcoming slides. Scriptures are the user manual or the guide that teach us how to stay in this world, right? So again, as a revision, remember ये जो 4 mistakes हैं इसके कारण हमको illusion में रखते हैं। So ये यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या जहाँ के मुझे कंप्लीट ट्रुथ मिले, जैसा है वैसा देखने को मिले? यार ये 4 डिफेक्ट मुझे देखने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ तो तरीका होगा जिससे जैसा है वैसा दिखे, जैसा है वैसा समझे, राइट? दैट इज कॉल्ड शब्द प्रमाण और वर्ड, the way of the word, you can say the knowledge of the word, शब्द प्रमाण। शब्द मीन्स वर्ड, और सिर्फ वर्ड नहीं, यहाँ पर शब्द का मतलब है जो स्पोकन नॉलेज था, जो कि यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा डिसाइप्लिक सक्सेशन का, जो कि हम आगे देखेंगे, जो कि एक भगवत गीता से यहाँ पे एक श्लोका लिखा गया है जो कि बताता है उसके बारे में। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः। परंपरा, परंपरा मतलब सक्सेशन, परंपरा चली आ रही, परंपरा मतलब वो गुरु, फिर वो गुरु का डिसाइपल, फिर वो जो गुरु का शिष्य था उसने, वो गुरु बना, उसका शिष्य आया, फिर वो शिष्य गुरु बना, फिर उसका शिष्य आया। इसको बोलते हैं परंपरा या फिर डिसाइप्लिक सक्सेशन, राइट? सो परंपरा में जो ज्ञान चले आ रहा है ऊपर से, अब ऊपर का है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर स्टार्ट्स विद गॉड हिमसेल्फ, भगवान से जो खुद ज्ञान चले आ रहा है नीचे, दैट इज कॉल्ड शब्द प्रमाण, एंड वो इज द परफेक्ट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। इसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है। वो क्यों है? अभी इसमें भी आप लोग बोल सकते हो कि यार शब्द से जो देख रहे हो वो अल्टीमेटली तो मैं मेरी इंद्रियों से ही समझ रहा हूँ ना। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि वो जो शब्द है वो रियलाइज्ड वर्ड है, और वो जो शब्द है वो ओरिजिनली आ रहा है सबसे परफेक्ट सोर्स से। हमको वो पता होना चाहिए कि वो शब्द का सोर्स क्या है। दैट सोर्स हैज टू बी गॉड। God is the most perfect and most knowledgeable source. So because the source is perfect, that's why we believe it to be perfect. अभी कोई बोला है ब्लाइंड बिलीफ हो गया है, तो फिर वही बात हो गई। नो, ये तो अंधविश्वास हो गया। देखते हैं कितना अंधविश्वास है, अभी देखते हैं। सिंपल एग्जांपल, बच्चे को पता करना है उसके पिताजी कौन है। सिर्फ बच्चा इस बॉर्न हुआ है, मैटरनिटी वार्ड में है, उसको पता करना है उसके पिताजी कौन है, और से 3-4 जेंट्स आ गए बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। उसको पता करना है भाई कौन है, क्या करेगा? क्या लगता है? एनी आंसर? बच्चे को पता करना है उसके पिताजी कौन है, कैसे पता करेगा? यस, इसका एक सिंपल आंसर है और एक कॉम्प्लेक्स आंसर है। सिंपल आंसर क्या है? मम्मी को पूछ लो, मॉम तो पता है ना, मॉम तो पता है ना कौन है, मॉम बता दी। तो यहाँ पे चार मेल खड़े हैं, 4 इंसान, 4 जेंट्स खड़े हैं। मॉम बोलेगी ये है सेकंड वन, ही इज योर फादर, ये तुम्हारे पिताजी हैं, एंड बच्चा मान लेगा। क्यों? बिकॉज मॉम ने बोला है। क्यों? मॉम ने बोला, अंधविश्वास मान लिया। अरे मॉम अथॉरिटी है, वहां पर तुम नहीं बोलोगे अंधविश्वास। नो, मॉम इज द अथॉरिटी, मॉम इज द राइट चैनल। क्यों? क्योंकि मदर को पता है कि भाई कौन है मेरे हस्बैंड।
सो दैट्स वाई वो बता रही है कि ये है तुम्हारे हस्बैंड। और बच्चे के लिए सबसे इंटेलिजेंट चीज क्या है कि मान ले ठीक है ये मेरे हस्बैंड या ये मेरा बच्चा है। वो बोले नहीं यार ऐसा थोड़ी मानेंगे, खुद रिसर्च करेंगे हम तो खुद पता करेंगे, हम तो वैज्ञानिक हैं। फिर क्या करेगा, फिर तेरे पास बचा कॉम्प्लेक्स वाला ऑप्शन, फिर तुम्हें डीएनए मैच करना पड़ेगा। अभी उसको पता ही नहीं है मेरे पिताजी कौन है। तो पूरे ये वर्ल्ड का जनसंख्या है 7 बिलियन, 7 बिलियन में से आधे मेल, 4 बिलियन 400 करोड़ पुरुषों में से बच्चे निकाल के से 200 करोड़ जेंट्स को लेके आएगा और एक एक बंदे से अपना टेस्ट करेगा। और साइंटिस्टों ने वो भी पता किया कि भाई एक एक से डीएनए टेस्ट करके मैच करके देखेगा कि कौन मेरे असली पिताजी है। उसमें लगेगा उसको 800 साल, 800 ईयर्स। 70 में तो सुलट ही जाएगा ना, 70 में तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। 70-80 में तो वो बंदा बच्चा खुद ही मर जाएगा बूढ़ा होके, कब पता करेगा। सो प्रैक्टिकल तरीका क्या है, अथॉरिटी जो आपकी मम्मी है जो कि ऊपर से चला आ रहा है, समझ रहे, उनने बोला ये फादर है, मान लिया, हमारा इतना टाइम बच गया, इतना एफर्ट बच गया। बट अगर नहीं मानना, खुद पता करना है, तो दिस इज द तरीका, डीएनए टेस्ट लगाओ। 800 साल लगेंगे, 70 में तो 80 में से ज्यादा तुम टिकोगे नहीं, पता ही नहीं कर पाओगे। होप आप लोग को एग्जाम्पल समझ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सेम चीज किस किस का टेस्ट करेगा। इस तरह के नॉलेज को हम बोला जाता है इंडक्टिव प्रोसेस। सेकंड वाला मतलब वो जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं ना, मैं खुद पता करूंगा, इसको बोला जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। मतलब मैं नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाऊंगा, मैं खुद स्टार्ट करूंगा, मैं खुद मेरा रिसर्च करूंगा, मैं खुद मेरा लैबोरेटरी लगा के डीएनए मैच करूंगा। इंडक्टिव, इंडक्टिव मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। बट अगर मम्मी से पूछ ले भाई, मम्मी बता दे, दैट इज कॉल्ड इज डिडक्टिव, मतलब हमने डिडक्ट किया है ऊपर से। टेक्निकल टर्म से नोट करके रख, डिडक्टिव नॉलेज मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इज डिडक्टिव। डिडक्शन, deduction, I deduce, that's an English word, deduce. Now what do you deduce from this person? Okay, mom says he's my father, okay, I deduce, that's a deduction. So this is two parts. अभी यहाँ पर सैंपल एनालॉजी क्या, एनालॉजी क्या बोलता है कि उसी तरह से वेदास जो है, स्क्रिप्चर जो है ना, वो हमारे मदर की तरह है। जो भी शास्त्र है वो मदर की तरह है, और भगवान सुप्रीम फादर की तरह है, और मदर फादर के बारे में आपको बता सकता है। तो इसलिए जो स्क्रिप्चर है, शास्त्र है, वो आपको ज्ञान देता है कि आपके फादर कौन है। तो शास्त्र में लिखा है कि भगवान कौन है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो हमको जीके थोड़ा बढ़ाने का जरूरत है। जीके इज नॉट जनरल नॉलेज ओनली, इट इज ऑल्सो गॉड नॉलेज, जो कि अभी हमारा गॉड नॉलेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होता था, वैदिक या फिर शास्त्रिक या फिर जो है से, यहाँ पर हिंदू से कुछ कनेक्शन नहीं है। कृपया मत सोचना अरे यार फाइनली हिंदुइज्म, हिंदू पे आ गए। नो, हिंदू बोल के कोई वर्ड ही नहीं है पूरे स्क्रिप्चर में, पूरे वैदिक शास्त्र में हिंदू वर्ड नहीं है। हिंदू इज इन्वेंटेड बाय अफगानीज। जब अफगानी मुस्लिम्स इंडिया को रेफर करते थे, सो इंडिया सिंधु नदी के किनारे था, एंड बिकॉज उनके अफगानी प्रोनाउंसिएशन के कारण दे सा बोलना उनके लिए मुश्किल होता था, तो सा एक अरेबिक एक्सेंट में हा की तरह निकलता है। सिंधु यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम द अफगानी पीपल लाइक हिंदू, हिंदू, एंड वहां से हिंदू 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 करके पॉपुलर हो गया, एंड हिंदुस्तान एंड हिंदुइज्म। बट एक्चुअली ये सारा शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये सिर्फ एक बोलचाल के तरीके से पॉपुलराइज होकर अपने आप एग्जिस्टेंस में आ गया। So actually it is not Hindu. Hindu is nothing, Hinduism is nothing. It is either Vedic knowledge or the Vedic Sampradaya, or you call it Sanatan Dharma. That is the real term, right? So जिस तरह से एक बाहर जब आप लर्निंग करते हो तो एक कॉलेज रहता है, कॉलेज इज लाइक संप्रदाय और परंपरा, डिसाइप्लिक सक्सेशन। प्रोफेसर्स, एक कॉलेज में प्रोफेसर्स रहते हैं, यहाँ पर प्रोफेसर्स की जगह कौन है, गुरु है। उसी तरह से बुक्स रहती हैं कॉलेज में,
अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग। यहाँ पर बुक्स क्या है, वैदिक टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता, भागवतम, एंड से अगर दूसरे उनकी बात करें तो क्रिश्चियन में कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब एक्सेट्रा। और ये यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि भागवत पुराण में आता है, जो कि बोलते हैं कि ये जो वैदिक नॉलेज है, दिस वाज रिवील्ड इन द हार्ट ऑफ द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग व्हिच इज ब्रह्मा। अभी इसमें डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आगे आएगा इसी। सो ये वर्ड याद रखिए, डिसाइप्लिक सक्सेशन। डिसाइप्लिक सक्सेशन मीन्स परंपरा, सिंपल। परंपरा का इंग्लिश ट्रांसलेशन इज डिसाइप्लिक सक्सेशन। मतलब सक्सेशन मतलब ऊपर से नीचे चला रहा है, और डिसाइप्लिक मतलब नो गुरु का शिष्य, फिर उनका शिष्य, फिर उनका शिष्य। तो शिष्यों की श्रृंखला, शिष्यों की श्रृंखला चली आ रही, उसको बोला जाता है डिसाइप्लिक सक्सेशन या फिर परंपरा। शुरू कहाँ से होता है? बाय गॉड हिमसेल्फ, द मोस्ट परफेक्ट सोर्स। सो 5000 ईयर्स पहले जो व्यास देव ने किया, जो कि हम सुनते हैं ना व्यास व्यास, उनने एक्चुअली क्या किया, उनने सिर्फ राइटिंग में जो वेदस थे वो एक्चुअली स्पोकन फॉर्म में था। शब्द मतलब एक स्पोकन फॉर्म में था। और पहले के जमाने के लोगों का मेमोरी इतना स्ट्रांग होता था कि कोई भी चीज लिखने का या फिर बुक्स का जरूरत नहीं होता था, वो जस्ट बोलते थे और वो फॉर्म में, वही फॉर्म में उनका शिष्य को पूरा याद हो जाता था। फिर अगले जनरेशन में वो शिष्य गुरु बनता था, वो उसके शिष्य को सेम ज्ञान को ये कर देता था ट्रांसफर, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ स्पीच। उन लोगों को श्रुतिधर बोला जाता था, मतलब बोल दिया और याद हो गया उनको, इतना शार्प मेमोरी रहता था। बट व्यासदेव ने कलयुग के लोगों के लिए या आने वाले लोगों के लिए उसको रिटर्न फॉर्म में कर दिया, जिससे कि सारा रिकॉर्ड एक रहे, ना, जो कि आगे के मंदबुद्धि जीव आने वाले हैं कलयुग में, वो लोग समझ पाए, वो लोग भूल ना जाए। तो हम लोग के लिए लिख दिया उनने। और किस किस को अगर हमको लगता था कि वैदिक नॉलेज मतलब हाँ जस्ट एक घिसा बेटा, ये है पूरा फ्लो चार्ट जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट है। व्हाट इज द कंप्लीट वैदिक नॉलेज। हम लोग को इंडियन होके और जो भी हम हिंदू जिस फॉर्म में बोलते हैं वो होकर भी हमको ये वाली चीजें पता होना बहुत जरूरी है। हम लोग को ये वाली चीजें पता नहीं होती। इट्स नॉट जस्ट लाइक शास्त्रा, इट्स जस्ट नॉट लाइक हाँ वो गीता वीता में लिखा है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। पूरा क्लासिफिकेशन है, डिटेल में टाइप्स है। टू मेजर क्लासिफिकेशन क्या है, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मतलब जो कि सुनकर बोला जाए, स्मृति मतलब जो कि रिकॉर्ड किया गया है बाय सेजेस। इसमें वर्डिंग चेंज हो सकता है बट भाव सेम रहता है, राइट। सो ये जस्ट बहुत सारे एग्जांपल है, हम डिटेल में नहीं देखेंगे सब कुछ, बट अलग अलग टाइप के शास्त्र होते हैं। तंत्र शास्त्र, पंचरात्र रिचुअल के लिए, पुराणास, इतिहासास। अभी कोई बोलते हैं, हम बोलते हैं माइथोलॉजी, in Indian mythology it is said, in Hindu mythology it is said, in Mahabharata is a Hindu mythology। अगली बार से ये शब्द दिखे ना तो समझ लेना कि आपको उल्लू बनाने के लिए बहुत बड़ा या फिर कोई घोर अज्ञानी व्यक्ति ने ये शब्द लिखा है वहां पर। माइथोलॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड रूट मिथ। मिथ मीन्स झूठ। No, it's not झूठ। महाभारत, रामायण, it's not mythology, it's history, it is this, it is इतिहासा, it is इतिहासा। मतलब पुराने बहुत सालों पहले वो एक्चुअली में हुआ है। There is a gulf of जमीन आसमान का difference between mythology and history. History means it actually happened, but because it happened so long ago that people don't seem to have trust in it। इतनी पुरानी बात है, त्रेता युग, हजारों साल, करोड़ों साल, लाखों साल पहले की, लोग को लगता है कि ये हुआ ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं वर्ड्स को। सो समझना, आज के बाद से कभी भी माइथोलॉजी दिखे तो समझ लेना कि एक्चुअली they don't know how to say it. The right word is itihasa, not mythology. Mahabharat, Ramayana is an itihasa. It's an actual events that have taken place. So this was in brief about the session number 2, accessing the truth beyond 4 defects
जिसका पुराना नाम है गेटिंग द आईज टू सी गॉड। सो होप आज के सेशन के बाद अगर आपको कोई इस तरह की बात बोलता है, भगवान है तो मुझे दिखाओ, तो आपके पास बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए। नो, आपको बोलना चाहिए कि भगवान को देखने के लिए आईज चाहिए, और फिर आप वो सारे एग्जाम्पल दोगे। 3 नॉलेज प्राप्त करने के 3 तरीके, प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर आप उसमें बताओगे एग्जाम्पल कि हमारा 4 डिफेक्ट के कारण हम हर इंद्रियों से हम धोखा खाते हैं। आईज सिर्फ एक लिमिटेड रेंज में देख पाता है, ईयर्स सिर्फ सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में सुन पाता है, जिस उससे ऊपर का दूसरे जानवर सुन सकते हैं। टच का हमने एग्जांपल देखा, गर्म पानी ठंडा पानी, टंग का टेस्ट का हमने एग्जांपल देखा, लेमन के ऊपर नींबू, ऑल दैट। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रहना चाहिए। और फिर उसके बाद आप बताते हो चीटिंग का एग्जांपल, चार्ल्स डार्विन का हमने डिटेल में डिस्कस किया, कैसा कैसा ऐसा वैसा। तो फिर हमने ये सारे इम्परफेक्ट सेंसेस, 4 डिफेक्ट, इसके कारण हमने कंक्लूड क्या किया, जो पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो देखूंगा वही मानूंगा, सीइंग इज बिलीविंग, ये तो सही तरीका नहीं हो सकता परफेक्ट नॉलेज प्राप्त करने का। फिर क्या हो सकता है सेकंड, फिर अनुमान करते, गेस करते। गेस में प्रॉब्लम क्या है, सही भी हो सकता है बट गलत भी हो सकता है। 50-50 प्रोबेबिलिटी इज 1/2, 50% प्रोबेबिलिटी है, इसने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, सही भी हो सकता है गलत भी। इट्स लाइक टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, हेड और टेल। अब ये कौन सा इस तरह के तरीके में कौन विश्वास करेगा, जो जिसका सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। इस तरह के डॉक्टर में कौन विश्वास करेगा, कोई पेशेंट लेके आया, सर मुझे सर्दी है, वॉटेवर, मुझे कुछ तो ये निमोनिया हो, मुझे कुछ तो पेट में दर्द है, आप कुछ तो दवाई लिखो। डॉक्टर दवाई लिखे बोलता है दवाई लिख रहा हूँ, बट सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 50-50, 50-50 चांस है। ऐसे डॉक्टर के पास कौन जाएगा? नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। डॉक्टर मतलब उसको पता होना चाहिए उसका साइंस क्या है। एंड फिर हमने डार्विन और उन सब के एग्जाम्पल के बाद देखा कि ठीक है, अनुमान प्रमाण भी सही तरीका नहीं है। तो फिर तीसरा बचा के शब्द प्रमाण। शब्द मतलब ऊपर से जो नीचे आ रहा है, डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव नॉलेज, जो ऊपर से नीचे आ रहा है। उसमें हमने एग्जाम्पल देखा बच्चे का और पिताजी का। बच्चे को पता करना है मेरे फादर कौन है, एक सिंपल तरीका है, मम्मी को पूछ ले, दैट इज लाइक डिडक्टिव रीजनिंग। मम्मी इज लाइक एन अथॉरिटी, मदर को पता है, माँ को पता है कि भाई हाँ ये फादर है, वो बोलेगी बच्चे ने चुपचाप मान लिया, उसका टाइम बच गया, उसका लाइफ बच गया, वो खुश हो गया लाइफ। बट दूसरा बोलेगा नहीं, मैं खुद पता करूंगा स्टार्टिंग से, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रीजनिंग, नीचे से शुरू करेगा। हाँ, तो उसमें क्या है, उसमें इतना बड़ा रिस्क है। और फिर उसमें हमने एग्जांपल देखा, उसमें लगेगा 800 साल एक एक बंदे का डीएनए चेक करके। सो प्रैक्टिकल कौन सा है? डिडक्टिव। कॉमन कॉमन सेंस कौन सा है? डिडक्टिव। जो ऊपर से महान लोग बोलते हुए आ रहे हैं, जो कि प्रिजर्व्ड है, राइट। और उसमें हमने देखा किस तरह से 2 टाइप होते हैं, हमने स्क्रिप्चर्स के बारे में देखा, स्मृति, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मतलब जो कि सुना हुआ वर्ड है, बट उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में जब सेजेस ने किया, अपना चीजें ऐड करके भाव को प्रिजर्व करते, वो हो गया स्मृति। और वही चीज हमारे सामने है अभी, इन द फॉर्म ऑफ भागवत, इन द फॉर्म ऑफ भगवद गीता, इन द फॉर्म ऑफ अदर स्क्रिप्चर्स, राइट। सो वी होप, हम आशा करते हैं आपके लिए ये नॉलेज सेशन बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा, और आपको बहुत बल्ब जलने वाले मोमेंट्स आए होंगे आज के सेशन में, और आप लोग और स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होंगे कि यस, वाओ, इट वाज वाओ, इट वाज वाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। साइंटिफिक नहीं होगा जितना कि आपका बट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम एनिमल्स और ह्यूमंस में डिफरेंस की बात करेंगे, एंड मैनी अदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, राइट। थैंक यू वेरी मच। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ प्रश्न? वाओ,
37 में से 44 में से 32 स्टिल वेट कर रहे हैं। आज का स्कोर तो बहुत अमेजिंग है। लास्ट टाइम हमारे साथ 60 लोग जुड़े थे, बट 60 से 37 पे एंड हुआ था। इस बार 44 से शुरू होकर 31 तक हमारा स्कोर है। So it's interesting. Yes, so now we are officially done with the session. Anyone has any questions, they can ask. Anyone has anything, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ comment add करना है, किसी को कुछ point discuss करना है, we are open for next few minutes. I think 7:30 पे आपका next class है. So जिसका question है वही रुको, others can also leave also. I am stopping the recording.